नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास के किताब की। कक्षा 12 के इतिहास की किताब का कवर प्रश्न आप देख ही सकते हो। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 यानी किताब शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो 12वीं बोर्ड के, इसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट और थर्ड ग्रेड सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी के अंदर से पूछे जाते हैं, वो प्रश्न बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उनके लिए महत्वपूर्ण, यानी 12वीं क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जहाँ एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। एक कवर प्रश्न दे रखा है, पहली किताब है, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यूनिट मन के तथा अस्थिया दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और दूसरा जो यूनिट दे रखा है, राजा, किसान और नगर दे रखा है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और विषय 3 यानी तीसरा अध्याय दे रखा, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, सामाजिक समाज यानी आरंभिक समाज के बारे में दे रखा है। इसके अलावा और आगे बात करते हैं अपन, तो चौथा यूनिट जो दे रखा है, विचारक दे रखे, विश्वास, इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से ईस्वी सन 600 तक। ये फर्स्ट किताब है। सेकेंड और थर्ड 3 किताबें चलती 12वीं में। पहले फर्स्ट किताब को कंप्लीट करने वाले हैं, जितना समय मिलेगा उसमें पहली किताब को हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। और जहाँ पे अंडरलाइन करो, इसको आप नोट्स के रूप में कॉपी बना के लिख सकते हो। यानी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए महत्वपूर्ण है, और 12वीं क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो इसको सीरियल से पढ़ोगे आप, और रिवीजन के लिए बार बार इस वीडियो को देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय की। कक्षा 12 विषय 1, पहला अध्याय दे रखा है, ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यानी यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पा मोहर की। तो हड़प्पा जो मोहर है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है हड़प्पा से मिली है। और हड़प्पा का एक और जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और यहाँ की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, पुरानी यानी सबसे पुरानी वस्तु है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। सेल खड़ी यानी पत्थर, जो मुलायम पत्थर होते थे उनसे इस मुद्रा को बनाया गया था। हड़प्पाई जो मोहर है वो सेल खड़ी के पत्थर से बनी है। तो प्रश्न बनता है आपके कि हड़प्पाई मोहर किससे बनी थी? सेल खड़ी के पत्थर से। और इन मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र, और सेल खड़ी पर किसके चित्र बने होते थे? सामान्य जानवरों के चित्र बने हुए थे। एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी सेल खड़ी से बने हुए हड़प्पाई मोहर के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उनको आज तक पढ़ने में किसी को भी सफलता नहीं मिली है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पुरावस्तु, यानी यहाँ पे जो लोग बसे हुए थे उन बारे में अभी तक कोई चीज़ पढ़ी नहीं गई है, लेकिन उनके जो प्रयोग में रोजाना की आवश्यकता में जो काम में आने वाली सामग्री वो यहाँ से मिली है, जिससे पता चलता है जैसे आवास यहाँ पे कैसे रहते थे, घर कैसे बनाते थे, मृद भांड यानी किन किन बर्तनों का वो प्रयोग करते थे, आभूषण यानी कौन से आभूषण पहनते थे, कौन सी धातु के पहनते थे, औजार, औजार यानी खेती बाड़ी या क्या काम करते थे, कौन से औजारों का प्रयोग करते थे, तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। यानी पुरानी सामग्री से वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी बहुत मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है और हो सकता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी जानकारी हमें आज तक मिली है, लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी भी है जिनके बारे में आज तक हमें पता नहीं है, और ऐसा हमेशा ही रहा है। एक मोहर देख सकते हैं आप, हड़प्पाई मोहर जो दिख रही है आपको, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो चित्र दे रखा है वो चित्र मोहर बना हुआ, किसका चित्र है कह नहीं सकते, लेकिन चित्र बना हुआ है। तो इसके माध्यम से लिपि जो लिख रखी है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पारिभाषिक शब्द तथा स्थान और काल के बारे में डिटेल से अगर बात कर रहे हैं, तो पारिभाषिक शब्द यानी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इसको आप कॉपी में लिख ले। यानी पारिभाषिक शब्दों की बात करें तो स्थान और काल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी हड़प्पा संस्कृति किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग, पुरातत्वविद वो व्यक्ति होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं और पुरानी वस्तुओं को खुदाई का कार्य जो करते हैं उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के लिए ऐसे समूह के लिए करते थे जो विशिष्ट शैली के होते थे। यानी संस्कृति यानी विशिष्ट शैली, अलग लोग जो होते थे, जो अलग पहनावा जिनका खान पान होता है, उनके बारे में संस्कृति शब्द प्रयोग किया गया है। सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही समय में जो लोग रहते थे, यानी उनके बारे में, जो एक ही प्रकार के भोजन करते थे, एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते थे, उनके बारे में संस्कृति कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं यानी
हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी पुरानी वस्तुएं मिली है। इनमें क्या क्या मिला है? इनमें मोहरे मिली है, मनके मिले हैं, मनके यानी जिनसे मालाएं वगैरह बनाई जाती थी, बाट मिले हैं तोलने के लिए, और पत्थर के फलक मिले हैं, और पक्की हुई ईंटें मिली है। तो आपके प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी सामग्री मिली है? तो मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें, ये प्रश्न बनता है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान से मिली है, जो अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी काबुल है। जम्मू की बात करते हैं, जो भारत के अंदर भी जम्मू है और पाकिस्तान के अंदर भी है। बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है। यानी ये सामग्री कहाँ कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान, जम्मू और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, और गुजरात से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। यानी एक दूसरे से, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले भारत का हिस्सा था, इसलिए पाकिस्तान में मिलने का कारण ये है कि वो भारत का हिस्सा रहा था। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया। यानी इसका नाम हड़प्पा रखा गया क्योंकि पहली बार ये संस्कृति खोजी गई थी। और इसका काल निर्धारण यानी किस समय ये सभ्यता विकसित हुई, उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो लगभग 2600 से लगाकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया जाता है। यानी ईसा पूर्व की अगर बात होती है तो सन उल्टे चलते हैं, और ईसवी सन की बात करते हैं तो सीधे चलते हैं। उल्टे यानी 2600 से धीरे धीरे कम होते, 2500 आते हैं, 2400 आते हैं, ऐसे 1900 पे आ गए। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी बहुत सारी सभ्यता विकसित हुई थी, और उसके बाद भी सभ्यता विकसित हुई थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक आरंभिक यानी शुरुआती और परवर्ती हड़प्पा, परवर्ती यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो सभ्यता विकसित हुई उसको कहा जाता है परवर्ती। आरंभिक यानी हड़प्पा से पहले। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। विकसित हड़प्पा यानी इससे पहले विकसित सभ्यता नहीं थी हड़प्पा से पहले, और बाद में भी नहीं थी। यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई वो हड़प्पा विकसित सभ्यता थी। अब आप इस चित्र में देख सकते हो, इस चित्र में आपको मनके दिखाई दे रहे, बाट दिखाई दे रहे और फलक दिखाई दे रहे हैं। आज हमने पहले यूनिट की शुरुआत की है। आपके कमेंट जरूर करें, जिसके माध्यम से आपकी और भी क्लासें अब धीरे धीरे बड़ी होने वाली है। आज तो 5 से 7 मिनट का वीडियो बना है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे बड़े वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो छोटा सा वीडियो एक इंट्रोडक्ट के रूप में बनाया है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय। अब बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 की, यानी कक्षा 12 के इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। और हमने पहली क्लास ले चुके हैं, आज दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, रिवीजन में शॉर्ट में आपको बता देते हैं। पहला जो अध्याय है ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, इसके बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं। और इसके अंदर मोहर के बारे में, एक हड़प्पाई मोहर जो मिली थी उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। उसके बाद पारिभाषिक शब्द तथा स्थान और काल के बारे में थोड़ी आवाज कंफ्यूजन था, तो इस आवाज को हम डिटेल से थोड़ी संक्षिप्त में देख सकते हैं। पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करके आप लिख लीजिए। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध से पाए जाते थे। यानी एक क्षेत्र में रहने वाले आसपास के लोग संस्कृति, कौन से पहनावे पहनते थे, कौन से खान पान की वस्तु का यूज करते थे यानी प्रयोग करते थे, उनके बारे में संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है पुरातत्वविदों ने। पुरातत्वविद यानी जो इतिहासकार होते हैं, प्राचीन वस्तुओं की जो खोज करते हैं, उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, इतिहासकार भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या मिले हैं, तो आप ध्यान रखना, मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें। तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, यानी मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें कहाँ से मिली है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता से, या हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है, तो मोहरे, मनके, बाट तथा पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें मिली है। ये वस्तुएं कहाँ कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान से मिली है, जम्मू से मिली है और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जिस समय विकसित हुई थी उस समय वो भारत का हिस्सा था। यानी 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। उससे पहले भारत पाकिस्तान एक ही थे। तो हड़प्पा सभ्यता भारत पाकिस्तान दोनों में विकसित हुई थी। इसके अलावा गुजरात जैसे क्षेत्रों से भी मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। यानी गुजरात जो भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, यहाँ से भी एक जैसी वस्तु मिली। इसका मतलब ये सभ्यता एक साथ विकसित हुई थी, या फिर वस्तुओं का आयात निर्यात यहाँ पे होता होगा। इस सभ्यता का नामकरण क्यों पड़ा? हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, यानी हड़प्पा नामक स्थान पे संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। इसका काल निर्धारण कब किया गया? ध्यान रखना आप, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया, तो 2600
ईसा पूर्व से लगाकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है तो जन्म से पहले की बात होती है तो उल्टी गिनती चलती है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की अगर बात होती है तो सीधी गिनती चलती है। वर्तमान में ईस्वी सन चल रहा है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात चल रही है। तो पूर्व के बीच में इस क्षेत्र में विकसित हुई थी। इस सभ्यता से पहले और बाद की संस्कृतियां भी अस्तित्व में थी, जिन्हें आरंभिक यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले और परवर्ती यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो विकसित हुई थी। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित रही थी, उससे पहले और बाद में इतनी ज्यादा विकसित नहीं रही जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी। अब हड़प्पा सभ्यता से हमको क्या क्या मिले हैं जो चित्र में आप देख ही सकते हो। चित्र के अंदर मनके मिले हैं, बाढ़ मिले और फलक मिले हैं। मनके आपको देख ही सकते हो, ये मनके दे रखे हैं जो माला बनाने के लिए, बाढ़ जो ये दे रखे हैं, और फलक ये दे रखे पत्थर की नोक वाले। ये सेल खड़ी के और पत्थर के बने हुए होते थे मनके, बाढ़ और फलक। आगे बात करते हैं, जैसे नक्शा दे रखा है, नक्शे के माध्यम से अगर बात करते हैं तो नक्शे में क्या क्या दे रखा है, यानी ये स्थान आपके मैप भरने के लिए आता है। भारत के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है, वार्षिक एग्जाम में भारत का नक्शा आएगा आपके 12वीं क्लास वालों के। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मांडा जो है, मांडा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। राखीगढ़ी की बात करते हैं, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। बनावली की बात करते हैं, ये भी हरियाणा के अंदर है। मिताथल हरियाणा के अंदर है, और कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले में। इस प्रकार से इनको ध्यान रखेंगे आप। और मोहनजोदड़ो, अमरी बालाकोट, ये दोनों कहाँ पे, सुतका गिंडोर, ये सब पाकिस्तान के अंदर है। और ये नदियाँ जो बह रही है सारी पाकिस्तान के अंदर बह रही है। इसके अलावा कोट दीजी, ये पाकिस्तान के अंदर है। चौंदलो जो पाकिस्तान के अंदर है, और नीचे दे रखा धोलावीरा जो भारत के अंदर है, गुजरात के अंदर। अब यहाँ पे बात करते आगे, अंग्रेजी में बीसी का मतलब हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और कभी कभी आप तृतीय से पहले एडी हिंदी में लिखा पाते हैं। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी एनो डोमिनी जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आजकल एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है, यानी बीता हुआ जो प्रेजेंट है। इस प्रकार पुस्तक में हमने बीसी के लिए ईसा पूर्व और सी के लिए बीपी के लिए वर्तमान में पहले शब्दों का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे और भी क्षेत्र देख सकते हैं आप। नागेश्वर कहाँ पे स्थित है, गुजरात के अंदर। रंगपुर गुजरात के अंदर है। लोथल गुजरात के अंदर है। तो लोथल और धोलावीरा और नागेश्वर, रंगपुर, इनके बारे में आपको नक्शे में भरने से संबंधित पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पे विकसित है, किस राज्य में स्थित है। ये ध्यान रखना आप, चारों स्थान गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अपन आरंभ की, यानी आरंभ शुरुआत कैसे हुई। तो आरंभ में इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन हड़प्पा सभ्यता से पहले भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई जितनी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। विशिष्ट मृदभांड का मतलब होता है बहुत ही डिजाइन वाले प्रकार के बर्तन ये बनाना जानते थे, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि की जानकारी मिलती है। पशुपालन यानी कृषि कार्य भी करते थे हड़प्पा सभ्यता वाले, पशुपालन करते थे। वो शिल्प कार्य यानी छोटे मोटे काम भी ये करते थे, के साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। बस्तियां छोटी मतलब छोटे छोटे घर होते थे, जहाँ पे 8, 10, 15, 20 घर होते थे। थोड़ी दूरी पे और घर होते थे। इनमें बड़े आकार की संरचना लगभग न के बराबर है, यानी बस्तियां छोटी होती थी, बड़े स्थल नहीं होते थे। हड़प्पा सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से कुछ अन्य स्थानों के त्याग दिए जाने का ऐसा प्रतीत होता है। यानी जलाए जाने का इसका मतलब आग का आविष्कार सीख चुके थे, और कुछ स्थान जले हुए, इसका मतलब जलने के बाद उनको छोड़ दिया गया था। आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग है। आरंभिक हड़प्पा यानी जहाँ पे शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं और बाद में जो विकसित हड़प्पा सभ्यता मिली, दोनों अलग अलग जगह मिली। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको उन्होंने छोड़ के नई हड़प्पा सभ्यता विकसित की होगी। उसके बाद बात करते हैं हम निर्वाह के तरीके। निर्वाह के यानी रहने के तरीके, वो क्या खाते थे क्या पीते थे उनके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो निर्वाह के तरीके की बात कर रहे हैं तो आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृतियां कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से, यानी कहाँ से, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, यानी पेड़ से फल फूल लकड़ी वगैरह इनका प्रयोग करते थे।
इसके अलावा जानवर जिनमें मछली भी शामिल है, मछली का प्रयोग खाने में करते थे, जो भोजन से प्राप्त भोजन करते थे, मछली को भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। जले हुए अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। पुरातत्वविद यानी इतिहासकार को जले हुए दानों के छिलके मिले हैं और बीज भी मिले। इसका मतलब ये अनाज को जलाना भी जानते थे और अनाज को उगाना भी जानते थे। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिक जो वनस्पति के वैज्ञानिक होते हैं, वो जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं तथा हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। और हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या क्या मिला है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना कि हड़प्पा सभ्यता से किन किन वस्तुओं के दाने मिले हैं। तो हड़प्पा से गेहूं मिले हैं, जौ मिले हैं, दाल मिले हैं, सफेद चना मिला है और तिल मिला है। बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं, तो इसको आप कॉपी में लिख लेना। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। चावल के दाने यानी कम मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति से मिली जानवरों की हड्डियां, जानवरों की यानी कौन से जानवरों को ये पालतू बनाया गया था इन्होंने, तो इनमें भेड़ मिली है, भेड़ की हड्डियां मिली है, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां शामिल है। इसका मतलब इन पशुओं को ये पाला जाता था। पूरा प्राणी विज्ञानियों तथा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सभी जानवर पालतू थे, यानी इन जानवरों को पाला जाता था। जंगली जानवरों में जैसे वरा, सुअर, हिरण और घड़ियाल, घड़ियाल यानी मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है घड़ियाल, इनकी हड्डियां मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं या इन जानवरों का शिकार करते अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। पक्षियों की हड्डियां मिली है, इसका मतलब ये कि ये शिकार करना भी जानते थे। इसके अलावा देखिए आप अमरीनाल कोटदी जी, ये पाकिस्तान के अंदर है। दमसादात ये पाकिस्तान के अंदर है। वो सिसवाल जो दे रखा है ये भारत के अंदर स्थल है, प्राचीन स्थल हड़प्पा स्थल है। अब हम बात करते हैं कि किस जगह से कितने स्थान मिले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में सिंध और चोलिस्तान, थार और रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र, इसमें बस्तियों की संख्या में आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों को कभी कभी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। बस्तियों की कुल संख्या 106 दे रखी है। सिंध से चोलिस्तान से 239, आरंभिक हड़प्पा स्थल से 52 और चोलिस्तान से 37 मिली है। इसके अलावा विकसित हड़प्पा सभ्यता से 65, सिंध से और चोलिस्तान से 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिंध से 43 मिली है और चोलिस्तान से 132 मिली है। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 मिले सिंध से और चोलिस्तान से 33। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय की 2 क्लासें पहले हो चुकी है, आज तीसरी क्लास होने वाली है। तीसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। यानी अनाज के छिलके मिले हड़प्पा सभ्यता से, लेकिन स्पष्ट जानकारी अभी तक मिली नहीं है कि जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता, बीजों का छिड़काव करते थे जैसे आज खेती करते, इस प्रकार से खेती किस प्रकार से करते थे, ऐसी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिली है। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों पर यह इंगित करता है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। यानी मोहरों के ऊपर वृषभ के चित्र मिले हैं। वृषभ यानी बैल के जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है साइड में, पक्की मिट्टी से बना वृषभ का चित्र, ऐसे चित्र मोहरों के ऊपर बने हुए मिले हैं, जिनका प्रयोग लेन देन के लिए करते थे। इस आधार पर पुरातत्वविद यानी इतिहासकार मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। यानी बैलों की जानकारी मिली, इसका मतलब बैलों का प्रयोग करते थे खेत जोतने के लिए। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो हरियाणा के अंदर से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। चोलिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में, और बनावली हरियाणा के अंदर है। यहाँ से क्या मिले हैं, मिट्टी के हल के प्रतिरूप। तो इसको अंडरलाइन करके लिख ले कि मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं, वो चोलिस्तान से मिले, बनावली से, दोनों जगह से मिले हैं। इसके अलावा पुरातत्वविदों को कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण है, 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा नामक स्थान पर पहली बार जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंधित, यानी आरंभिक हड़प्पा स्थानों से संबंधित थी। इस खेत में हल रेखाओं को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। समकोण का मतलब होता है समकोण के माध्यम से इस तरीके से ऐसे खेती की जाती थी, इस प्रकार से, यानी समकोण पे एक दूसरे को काटते हुए ऐसे खेती करते थे, ऐसा पता लगता है पुरातत्वविदों को। इसके अलावा
आगे बात करते हैं, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार पहचानने का प्रयास किया है कि फसल को काटने के लिए कौन से औजारों का प्रयोग करते थे। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु या औजारों का प्रयोग करते थे। जैसे वर्तमान में कुल्हाड़ी और फावड़े का प्रयोग करते हैं जो लोहे की बनी होती है और उसमें लकड़ी का हत्था होता है, ऐसे हत्थे का प्रयोग ये करते थे या फिर पत्थर का प्रयोग करते थे। ये जानकारी इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने लगाने का प्रयास किया है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क यानी ऐसे स्थान जहाँ पे बारिश कम होती है, ऐसे स्थानों पर सभ्यता विकसित हुई है जहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। यानी कृषि कार्य करने के लिए बारिश के मौसम में फसल हो जाती है लेकिन सर्दी के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। इसको अंडरलाइन करके लिख ले कि नहरों के अवशेष कहाँ से मिले। अफगानिस्तान के सोर्तुगई नामक स्थान से मिले हैं। परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं है क्योंकि पंजाब और सिंध में बहुत सारी नदियां बहती थी जिससे पानी की कमी की पूर्ति हो जाती थी। तो पंजाब में और सिंध में नहरों की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी, यानी नहरें थी लेकिन वो गाद यानी मिट्टी से भर गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी नहरों के अलावा कुओं का प्रयोग भी सिंचाई के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि कार्य के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। यानी खेती के लिए कृषि कार्य के लिए जैसे तालाब का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से धोलावीरा के अंदर जो जलाशय मिला है, तालाब मिला है, उसका प्रयोग भी कृषि कार्य के लिए किया जाता है। ऐसी जानकारी इतिहासकारों को मिली है। इसके अलावा धातु के औजार जो दिखा रखे आपको, ये धातु के बने हुए औजार ऐसे मिले हैं। पुरावस्तु की पहचान कैसे की जाती है उसके बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी। बात करते हैं पुरावस्तु की पहचान। यानी भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने की यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यानी बर्तन पत्थर के भी होते थे, धातु के भी होते थे और मिट्टी से भी बनाए जाते थे। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक उद्धृत है। यानी स्थान का नाम है मोहनजोदड़ो और सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान है मोहनजोदड़ो, यहाँ से खुदाई में कुछ चीजें मिली है। क्या मिली है? अवतल चक्कियां मिली है। तो अवतल चक्कियां कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, बड़ी संख्या में मिली है, यानी बहुत ज़्यादा। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। यानी चक्की का प्रयोग अनाज पीसने के लिए करते हैं, वर्तमान में भी करते हैं और पहले भी करते थे। साधारणतः ये चक्कियाँ काय की बनी थी? कठोर कंकरीले अग्नि तथा बलुआ पत्थर की निर्मित थी। यानी चक्कियाँ पत्थर की बनी होती थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। यानी प्राचीन काल में जो मिट्टी में जमा के रखते थे इस प्रकार से, यानी आज से 100 साल 200 साल पहले भी जो मिट्टी में एक जगह स्थान पर रखे चक्की का प्रयोग किया जाता है, ऐसे पत्थरों की चक्की का प्रयोग करते थे। दो प्रकार की चक्कियां मिली, एक आकार में बड़ी और एक छोटी। कौन कौन सी मिली उसकी बात हम करते हैं डिटेल से। यानी चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में तो मिट्टी में जमा कर रखा जाता था जिससे इन्हें हिलने से रोका। जैसे दो मुख्य प्रकार चक्की मिली, एक वे है जिन पर एक छोटा सा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटी या मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। जिसे वर्तमान में मसाला कूटने के लिए और जड़ी बूटी के लिए हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की चक्की का प्रयोग छोटे साधनों के लिए और बड़े साधनों के लिए भी बड़ी चक्की का प्रयोग किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया और जो पत्थर थे, पत्थर का नाम सालन दिया गया। तथा हमारे बावर्ची यानी जो खाना बनाने वाले होते हैं, उन्हें यही एक पत्थर में रसोई के लिए संग्रहालय से उधार मांगा। अर्नेस्ट मैक्के ने किताब लिखी जिसका नाम है फादर्स एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत अवतल चक्की का चित्र आप देख ही सकते हो। और धोलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। यानी इसमें सीढ़ियां बना रखी साइड में, जो जलाशय है पानी से भर जाता जिससे कृषि कार्य किया जाता था। इसके बाद आगे की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। एक नियोजित शहरी केंद्र, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इसलिए आइए इसे एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल मोहनजोदड़ो है और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर ले। हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो सबसे पूरा स्थल है, सबसे पुराना स्थल है और सबसे प्रसिद्ध खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे प्रसिद्ध जो है हड़प्पा है लेकिन सबसे पुराना मोहनजोदड़ो है। बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था
और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया शहर था। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं पुरातत्वविदों ने। निचला शहर नक्शा जो दे रखा है आपको चित्र के माध्यम से, नक्शे को आप किताब के अंदर आराम से देख सकते। किताब आपके पास है ये, वो नहीं है तो बाजार से खरीद के ला के देख सकते हो। किताब के अंदर डिटेल से आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये दे रखा है पूरा स्थल के बारे में डिटेल से जानकारी। जैसे बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर, तो छोटा वाला इलाका है ये ऊंचाई पे था। ये मोहनजोदड़ो के अंदर ये दुर्ग वगैरह जो दे रखे हैं ये छोटे इलाके थे लेकिन ऊंचाई पे थे, और बड़े जो दे रखे हैं वो निचले भाग में थे, इस प्रकार से। और आगे देखते हैं हम। ने इन्हें क्रमशः निचला दुर्ग नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी, यानी कच्ची ईंटों से बनी थी। दुर्ग को दीवार के घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, यानी निचला शहर जो था बड़ा था और ऊंचा शहर किले वाला था, दोनों को दीवार से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी ढोता होता मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यानी इतने बड़े दुर्ग बनाने के लिए बहुत बड़े श्रम की यानी बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए सप्ताह का नियोजन किया गया था। फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अनुसार लक्षणों को ईंटें शामिल है जो भट्टी में धूप में सुखाकर, यानी ईंट का प्रयोग किया गया था इनको, और भट्टी में पकाकर ईंटें बनाई गई थी। एक निश्चित अनुपात की ईंटें होती थी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी होती थी। जहाँ इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरों में इस प्रकार की बस्तियां के अंदर ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब हड़प्पा की जो दुर्दशा हुई इसके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया स्थल है, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेवे और लिख लेवे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और कब की बात है, 1875 की। ने लिखा है कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर जो पाकिस्तान के अंदर है और मुल्तान पाकिस्तान के अंदर के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। यानी हो सकता है यहाँ पे ईंटें बचाने के लिए ईंटें का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया गया हो। ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विरुद्ध मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। मोहनजोदड़ो बहुत अच्छा शहर था और हड़प्पा अधिकतर नष्ट हो चुका था। उसके बाद नालों का निर्माण, नालों के निर्माण की बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी सबसे अच्छी व्यवस्था जल निकास प्रणाली कहाँ की थी, हड़प्पा की। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ये एक समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, यानी बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था। यानी आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब किस प्रकार से काटती थी समकोण पे वो आपको बताते हैं। समकोण पे जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और ऐसे करके ऐसे, और इधर ये बीच में देख सकते हैं आप, चारों तरफ से कोण बन जाते समकोण। इस तरीके से इनको बनाया गया था। के साथ गलियों को बनाया गया था। फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों और नालियों से जोड़ा न था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सट्टी आवश्यक है। मोहनजोदड़ो से एक नाली इसके प्रवेश द्वार। अब ये नाली दे रखी है, वहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, अंग्रेज अधिकारी कोई भी हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ उस जमाने में मोहनजोदड़ो में बनी हुई मिली है। दूर की अगर बात करते हैं तो अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी है। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थल पर पूरी बस्ती के किलेबंद थी। धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात के अंदर तथा शहर के कई हिस्से में दीवारों से घेरा गया अलग थे। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा हुआ नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था, यानी पूरी तरह से लोथल घिरा हुआ नहीं था लेकिन कुछ ऊंचाई पे यहाँ पे दीवारें थी। इस प्रकार से दुर्ग बना हुआ था। अब ग्रह स्थापत्य क्या है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अगली क्लास बात। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास की। 3 क्लास से पहले हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और चौथी क्लास आज होने वाली है। आज बात करेंगे ग्रह स्थापत्य के बारे में। ग्रह स्थापत्य कैसा था उसके बारे में। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये प्रश्न बनता है आपके, एक आवासीय
शहरी आवासीय भवनों के उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? मोहनजोदड़ो का निचला शहर। इनमें से एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है, यानी दीवारों के अंदर खिड़कियां नहीं होती थी जैसे आजकल होती है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था, जिससे वर्तमान में जो घर बने हुए होते हैं, जैसे मान लो कि ये सड़क है और सड़क के किनारे ये घर बना हुआ है, तो घर के किनारे पे गेट जो होते थे वो गेट इस तरफ होते थे और अपने वर्तमान गेट इधर होते हैं। इस तरह से गेट बने हुए थे घर के अंदर, यानी आंगन जो होता था वो आउटसाइड होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था। स्नानघर हर घर में होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी, यानी नालियों को वर्तमान की तरह ढका हुआ रखा था। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाए गए सीढ़ियां के अवशेष मिले हैं। यानी बहुत सारे घर 2 मंजिला भी होते थे, सीढ़ियां भी मिली है। कई आवासों में कुएं मिले हैं, बहुत सारे घरों में कुएं हैं। अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष बनाए गए थे जिसमें बाहर आया जा सके, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता। विद्वानों के अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो इस प्रश्न को आप लिख ले, अंडरलाइन कर ले कि मोहनजोदड़ो के अंदर कुओं की संख्या लगभग कितनी थी, तो वो लगभग 700 थी। या 700 कुओं की संख्या कहाँ थी, तो मोहनजोदड़ो के अंदर थी। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली की बात अगर करते हैं तो नालियों के विषय में मेक लिखते हैं अर्नेस्ट मेक। निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। यानी ईंटों से नालियों को ढका जाता और सब आवश्यकता होने पर जब इसमें मिट्टी गाद वगैरह भर जाती तो उनको हटाने के लिए विशेष स्थान थे। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया। घरों की नालियां पहले होदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के दौरान होदियां बनाई गई थी, यानी खड्डे बनाए गए थे। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है। मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले थे, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था, यानी कचरा हमेशा हटाते या नहीं हटाते उसके बारे में जानकारी अर्नेस्ट मेक के अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 किताब से जानकारी मिलती है। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में फैली है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वह नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लिया आप कि कौन सा स्थान है जहाँ से आवासों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, तो वह लोथल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती है। आवास कच्ची ईंटों से और नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती है लोथल में। ये आप देख सकते हो जो मकान का नक्शा बना रखा है, यानी इतनी डिजाइन कारीगरी उस जमाने में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग जानते थे। चित्र में आप देख ही सकते हो, ये मोहनजोदड़ो में एक बड़े कमरे का आवास है। सममिति आरेखन कमरा नंबर 6 में एक कुआ था। अब यहाँ पे कमरा नंबर 6 दे रखा है, 6 के अंदर एक कुआ था। तो कमरा नंबर 6 की बात करते हैं, यहाँ पे 6 दे रखा है, इस 6 के अंदर एक कुआ भी था। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता था, यानी विशाल स्नानागार का प्रयोग विशिष्ट अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता था। ये दूर का नक्शा दे रखा है जो किताब के अंदर आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन जो दे रखा है, यानी सामाजिक भिन्नता कैसी थी उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। समाधान पुरातत्व यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे, इन्हीं विधियों में से एक शवाधान का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, यानी मिस्र के पिरामिड भी जो बने हैं जिसके समकालीन हड़प्पा सभ्यता से परिचित है। इनमें कई पिरामिडों को राजकीय समाधान यानी राजा के शव के रूप में बनाया गया था, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। राजा के मरने के बाद उनको दफनाया जाता था मिस्र के अंदर, वहाँ पे धन संपत्ति भी उनकी दफनाई जाती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों या गर्त यानी खड्डों में दफनाया गया। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंट की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती, कहना कठिन है, यानी अलग अलग शवाधान देखने को मिले हैं। कब्रों में मृतभांड और आभूषण मिले हैं। कब्र की खुदाई की गई तो उनके अंदर मृतभांड भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं, बर्तन भी दफनाते थे साथ में और आभूषण भी मिले हैं।
जो संभवतः ऐसी मान्यता की ओर संकेत कर जिसके अनुसार इन पहलुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिला दोनों के शवाधानों में आभूषण मिले हैं, यानी शवाधान में आभूषण किसके मिले हैं? पुरुष और महिला दोनों के मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों पर एक प्रकार के उपनर्तन के मनके सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म अंकों के बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था। तांबे का दर्पण का चित्र आप देख ही सकते हो। तांबे के दर्पण का जो चित्र दे रखा है, इस चित्र के साथ व्यक्ति को दफनाया जाता था। इसे दर्पण भी बहुत सारे मिले हैं। और परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का विश्वास नहीं था। उसके बाद आगे की बात करते हैं विलासिता की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि वैसी वस्तुओं का अध्ययन है जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित थी जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जाता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइया, जावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्यतः रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ होती है और महंगी होती है, उनको वैसे भी कीमती वस्तु ही माना जाता है। और स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से जटिल तकनीकों से बनी हो, इस प्रकार फयांस घिसी हुई रेत या बालू अथवा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते हैं। इन्हें बनाना कठिन था। इसको आप अंडरलाइन कर ले। फयांस क्या होता था? फयांस से बना एक पात्र, यानी फयांस घिसी हुई रेत और बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। तो फयांस को आप अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में लिख ले। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनने वाला है। इससे कीमती वस्तु बनाई जाती है और महंगी थी वस्तुएं और दुर्लभ थी, तो इसका प्रयोग अमीर व्यक्ति कर सकता था, गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता था। चित्र दे रखा है फयांस की मिट्टी से बना हुआ बर्तन। उसके बाद आगे बात करते हैं। इस स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं तकलिया जैसे फयांस जैसी दुर्लभ वस्तुओं से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या विलास वस्तुओं के रूप में करेंगे? यदि हम ऐसी वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित है, यानी यहाँ से मिली है। छोटी बस्ती में विरले विरले यानी बहुत ही कम मिलती है। उदाहरण के लिए फयांस से बने लघु पात्र यानी छोटे पात्र संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे, यानी सुगंधित पदार्थ इसमें भरे जाते थे। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। यानी फयांस कहाँ से मिले हैं? आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो फयांस के जो पात्र है वो अधिकतर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, जबकि कालीबंगा छोटी बस्ती से नहीं मिले। सोना भी दुर्लभ है तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं, यानी सोना हड़प्पा से मिला है। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे घड़ी में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे संचय आभूषण के हो सकते हैं अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभव कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर रहते जब तक कोई पुरातत्व इन्हें खोज नहीं निकालता। संचय इकट्ठा करके वस्तु को रखा जाता था। उसके बाद शिल्प की बात करते हैं। शिल्प की क्या होता है, शिल्प के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। किससे लगा वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ये उन बच्चों के लिए क्लासेस है जो स्कूलों में अध्यापक जहाँ पे उपलब्ध नहीं है और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय की। 4 क्लासें पहले हो चुकी है और 5वीं क्लास आज होने वाली है। ये क्लासें उनके लिए महत्वपूर्ण है जो बच्चे विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने की इच्छुक है। सर्दी की छुट्टियों में जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनके विद्यालय में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर उपलब्ध नहीं है या फिर जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए शानदार तरीके से क्लास है। पूरी क्लास को अंतिम समय तक देखिए तो आपको मज़ा आ जाएगा। सभी क्लासों का पहले पार्ट का एक ही वीडियो अंतिम समय में पूरा होने के बाद आपको अलग से मिल जाएगा। अभी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आप रोजाना देखिए तो आपकी अपडेट होती रहेगी और जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो चीज़ आपको लिखते रहे। आज बात करेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चहुंद्रों को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है, यानी मोहनजोदड़ो बहुत बड़ी बस्ती थी। इसके अलावा चहुंद्रो जो है वो छोटी सी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो आपके प्रश्न बनता है कि शिल्प उत्पादन में संलग्न सबसे महत्वपूर्ण बस्ती कौन सी थी? शिल्प उत्पादन में चहुंद्रो। शिल्प कार्यों में मनके बनाना। अब शिल्प कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं इसको अंडरलाइन करके आप लिख लेना। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाढ़ बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का जो होता था उसको कार्लियन कहा जाता था। जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु तथा शंख
और फयांस और पक्की मिट्टी सभी प्रकार के मनके बनाने में होता था। यानी शिल्प उत्पादन में चहुंद्रो फेमस था। चहुंद्रो के अंदर धातुओं के, पत्थर के और मिट्टी के सभी प्रकार के मनके वगैरह बनाए जाते थे। कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर, जैसे आप चित्र के अंदर देख ही सकते हो, चित्र में दिखा रखा है, तो कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं, गोलाकार, डोलाकार और खंडित भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। औजार तथा मनके, ये औजार दे रखे और मनके दे रखे, जो माला बनाने के मनके, अलग अलग प्रकार के मनके बनते थे। इसके बाद आगे बात करते हैं, किरण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए हैं। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी, जो एक मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। यानी सेल खड़ी क्या है, इस पे स्पष्ट कीजिए, बार बार बोर्ड में प्रश्न बनता है, इसको भी आप लिख ले कि एक मुलायम पत्थर है। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेपन को सांचे में डालकर तैयार की जाती है। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसको चित्र की बात करते हैं हम, चित्र दे रखा है, देखिए आप, मिट्टी से बनी वस्तुएं और मृदभांड, इनमें कई पुरावस्तुएं दिल्ली के संग्रहालय या लोथल के संग्रहालय, लोथल जो गुजरात के अंदर है, देखी जा सकती हैं। पुरातत्वविद या इतिहासकार द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी इसको आग में पकाया जाता, बनाकर पत्थर के पिंडों को अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, यानी अलग अलग आकार में तोड़ के उसको पीस के बनाया जाता था। फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती थी। अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट बोर्ड के हिसाब से, उसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रश्न क्या बनेगा, चहुंद्रो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो चहुंद्रो, लोथल और धोलावीरा। तो चहुंद्रो जो पाकिस्तान के अंदर है और लोथल और धोलावीरा जो दोनों जो है वो गुजरात के अंदर है। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें, नागेश्वर और बालाकोट गुजरात के अंदर है दोनों, तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप है, यानी अरब सागर के किनारे है, गुजरात वाले इलाके में। ये शंख से बनी वस्तुएं, जिनमें चूड़िया, करछिया तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। यानी शंख से कौन कौन सी वस्तु बनाते, शंख जो समुद्र के किनारे मिल जाते बहुत सारे, उनसे चूड़िया भी बनती थी, करछिया और पच्चीकारी की वस्तु के सामान का निर्माण भी करते थे। वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे और जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। यानी बालाकोट और जो स्थान थे नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ से वस्तुओं को बनाकर दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था। जैसे चित्र दे रखा है आपको गुजरात के अंदर, ये नागेश्वर का और बालाकोट का, यहाँ से वस्तुओं को बनाकर विशिष्ट दूसरी बस्तियों में भेजा जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुंद्रो और लोथल से तैयार माल मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर ले कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो मनके आते थे वो कहाँ से आते थे, तो मनके जो आते थे वो चहुंद्रो और लोथल, यानी मनके बनाने के प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं, दो के नाम लिखिए, तो चहुंद्रो और लोथल, इसको आप जरूर कॉपी में लिख ले। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये मूर्ति दिख रही है आपको, उत्पादन की पहचान कैसे करते थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, प्रस्तर यानी पत्थर, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार यानी तांबे के कच्चे माल को इनको अपूर्ण वस्तु और त्याग दिया गया था, कूड़ा करकट, यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतक में से एक है। यानी बहुत सारे कूड़ा करकट मिले हैं। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। यानी शिल्प उत्पादन का कार्य चहुंद्रो और लोथल के अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में किया जाता था, लेकिन छोटे स्तर पर ज्यादा किया जाता था। ये बर्तन देख सकते हैं आप, चित्र। अब आगे बात करते हैं माल संबंधी नीतियाँ, यानी आप देख सकते हो ये तांबे व कांसे के बर्तन दे रखे हैं।
माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, जैसे कि स्पष्ट कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाना पड़ते। बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यानी बैलगाड़ी जो थी वो महत्वपूर्ण साधन था वस्तु को लाने ले जाने के लिए और बैलों के खींचने के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान पर परिवहन का। सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग होता था। सिंधु नदी यानी सबसे बड़ी सिंधु नदी, और उपनदी का मतलब होता है जो छोटी छोटी नदियाँ जो सिंधु नदी में आके मिलती है, उसका प्रयोग भी एक तरह से जल मार्ग के रूप में किया जाता था। आगे बात करते हैं उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल। उपमहाद्वीप यानी भारत के अंदर माल कहाँ से आता था, कच्चा माल या पक्का माल। तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, दोनों गुजरात के अंदर, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध थे, तो ये आप लिख लेना कॉपी में कि शंख आसानी से कहाँ उपलब्ध थे, नागेश्वर और बालाकोट दोनों गुजरात में बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरा स्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुगई। अफगानिस्तान में सोर्तुगई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्दी मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। यानी लाजवर्दी मणि कहाँ से बनाई जाती है, प्राप्त होती है, तो अफगानिस्तान के सोर्तुगई नामक स्थान से। इसको भी आप लिख ले। इसके अलावा लोथल जो कार्निलियल गुजरात में बड़ोच, लोथल गुजरात के अंदर, कार्निलियल यहाँ से प्राप्त होता है। गुजरात में जो बड़ोच बंदरगाह यहाँ से। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान जो गुजरात के जस्ट पास में पड़ता है, और उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित धातु राजस्थान से प्राप्त करती, जैसे खेतड़ी वाला स्थान, इस प्रकार से। और आगे बात करते हैं तो कच्चा माल। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक के आसपास वाला इलाका सोने के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में अभियान भेजना, इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में ज्यादातर मिलने वाले हड़प्पाई पुरातस्तु ऐसे संपर्कों के संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। इसको आप अंडरलाइन करके लिख लेना। यानी खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है, तो गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट ब्रह्मांड हड़प्पाई ब्रह्मांडों से भिन्न थे। यानी गणेश्वर जोधपुरा के जो बर्तन थे वो हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों से कुछ अलग थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं का असाधारण संपदा मिली है। तांबे का प्रयोग ज्यादा होता था क्योंकि खेतड़ी के अंदर बहुत सारा तांबा मिलता था। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। हो सकता है तांबा यहाँ से राजस्थान से जाता हो हड़प्पा। ये नक्शा देख सकते हो, नक्शे के अंदर आप आराम से देख सकते हो ये हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान के अंदर है। मेलुहा ये स्थान का नाम दे रखा है जो गुजरात के अंदर है आसपास। और सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान के अंदर है। ये दिलमुन मगान मेसोपोटामिया, यहाँ पे व्यापार होता था। उरुक शहर मेसोपोटामिया के यहाँ तक व्यापार होता था। यानी समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था और स्थल मार्ग से भी इस प्रकार से व्यापार होता था। ये नक्शे के माध्यम से आप देख सकते हो। पश्चिमी एशिया दे रखा है। उसके बाद आगे बात करते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर यानी कौन कौन से क्षेत्रों से संपर्क था। हाल ही में कई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप, अरब सागर के आसपास दक्षिण हाल ही में सुदूर क्षेत्रों संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। यानी तांबे के अंदर हड़प्पा से जो प्राप्त सामग्री इनमें निकल मिला है। संपर्क और भी संकेत करते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार के पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान यानी बर्तन मिला है जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है। ओमान स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में बना हुआ और हो सकता है ओमान उसको निर्यात किया गया हो। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। यानी तरल पदार्थ के रिसाव के लिए हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। यानी वस्तु विनिमय के माध्यम से। ओमान में मिली एक हड़प्पाई मर्तबान, यानी ये मर्तबान यानी चित्र देख सकते हैं आप, ये मर्तबान का जो नीचे से पेंदा सकड़ा है और ऊपर से मुंह इसका चौड़ा है, तो ये ओमान से मिला है और हड़प्पा की बनाई हुई वस्तु है। उसके बाद आगे बात करते हैं। चित्र दे रखा है आपको मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट प्रकार की बेलनाकार मोहर है, परंतु इस पर बना कुबरदार वृषभ यानी बेल, यहाँ पे बेल का चित्र दे रखा है। चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया है, सिंधु सभ्यता से लिया गया है।
तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त होता है, यानी मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, ओमान के लिए, इसको भी आप लिख ले, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं, यानी यहाँ पे भी तांबे का उत्पादन होता था। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे के में भी निकल के अंश मिले हैं, यानी यहाँ पे भी निकल पाई जाती थी तांबे के अंदर। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे मिली है, बाट मिले, पासे मिले तथा मनके शामिल है। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, बहरीन द्वीप, मगान और मेलुहा संबद्ध हड़प्पा क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त करते थे, तो इसको भी आप आराम से लिख ले। यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन, मगान और मेलुहा किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो ये हड़प्पावासी क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग करते थे। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करता है। कार्निलियन मिला है, लाजवंत मणि मिली है, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक बताता है कि तुम्हारा हजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। हाजा प्रसाद पक्षी के बारे में बता रहा है, राजप्रसाद मतलब महल। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर रहा होगा, मोर को कहते होंगे, क्या यह नाम उसकी अपनी आवाज से मिला था। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, यानी यहाँ पे व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, इसको आप अंडरलाइन करके लिख लेना कि नाविकों का देश किसको कहते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में मिला है कि मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों तथा जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं, मोहरों के ऊपर आपको नाव और जहाज के चित्र देखने को मिल जाएंगे, यानी ये दे रखे नाव और जहाज के चित्र आपको मिल जाएंगे। नाव के चित्र जो दे रखा है ये नीचे देख सकते हैं आप, मोहर बनी हुई है नाव की, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहाज और नावों के चित्र, ये मोहर बनी हुई है और चित्र दे रखा है। उसके बाद ये मोहरें दे रखी, विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो बनी हुई होती थी मोहरों के ऊपर, ये दे रखी है आपको। मोहरे लिपि तथा बाट के बारे में हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की क्लासें लगातार आपकी आती रहेगी और आप देखकर इनको आराम से बोर्ड में अच्छे अंक ला सकते हो और कंपटीशन वाले भी आराम से लिखकर अपने सिलेक्शन करवा सकते हो। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय बात करेंगे कक्षा 12 के एनसीईआरटी इतिहास की, और इतिहास की क्लासेस हम ले रहे हैं जिसके अंदर 5 क्लासें पहले हो चुकी है, आज छठी क्लास होने वाली है। पहला अध्याय चल रहा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी जिसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको लगातार मिलती रही है और आप नोट्स बना के लिखते रहे। कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है और 12वीं क्लासों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। आज बात करेंगे छठी क्लास में मोहरे, लिपि एवं बाट के बारे में। मोहरे, लिपि एवं बाट के बारे में। मोहरे और मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया, गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई। मुद्रांकन में प्रेषक की पहचान का पता चलता है, यानी कुल मिला के कोई भी वस्तु भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी जिसका मुंह रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती। जैसे ये चित्र दे रखा है, इस चित्र पे जो मोहर दिख रही है आपको, इसे छाप लगा देते थे और मिट्टी सूख जाती थी जहां तक पहुंचती तब तक। अगर इसके साथ छेड़खानी नहीं की गई तो मुद्रांकन ऐसा रहता और छेड़खानी की गई इसका मतलब ये टूट जाता था या फिर इसमें छेद आ जाता था। इस प्रकार से रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है जिसके ऊपर गीली मिट्टी पे मुद्रा बना रखी है। उसके बाद बात करते हैं रहस्यमय लिपि की, जहां से बार बार प्रश्न बनता है, आईएमपी लगा ले इसको, 12वीं क्लास वाले, महत्वपूर्ण है। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ है जो संभवतः मालिक के नाम पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है, तो ये आप अंडरलाइन करके लिख ले महत्वपूर्ण की अभिलेख यानी किसी धातु या कठोर सतह पर जो लेख लिखे जाते हैं उसको अभिलेख कहा जाता है। और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह है, तो 26 है। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से वर्णमाली है जहां प्रत्येक चिन्ह एवं स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, यानी इतने सारे चिन्ह लगभग 375 से 400 के बीच। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसमें लगभग कितने चिन्ह है, 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे वर्तमान में अपन देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन पहले ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया।
और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट है। जैसे क्या क्या मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं, मर्तबान के आवट मिले हैं, तांबे मिट्टी की लघु पट्टिकाएं मिली है, तांबे की और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं यानी जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आभूषण है, अस्थि छड़ है, यहाँ तक कि एक सूचना पट भी मिला है। याद रखिए कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता लोग पढ़े लिखे थे, लिपि को जानते थे। आगे बात करते हैं बाट की। बाट किस प्रकार के होते हैं? वस्तु को तोलने के लिए विनिमय बाटों की सूक्ष्म परिशुद्धता द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो ध्यान रखिए आप, बाट किससे बनाए जाते हैं? चट नामक पत्थर से। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से घनाकार होते थे, चौकुट होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्वि आधारी होते थे, जैसे 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, 8 किलो का, 16 और 32 इत्यादि 12,800 तक थे। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली पर अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। जैसे सोना चांदी तोलने के लिए महंगी वस्तु के लिए छोटे बाट का प्रयोग करते थे, छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण के लिए करते थे। धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं, यानी धातु से बने तराजू के पल्ले भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। कक्षा 12 की एनसीईआरटी इतिहास की क्लासों की सीरीज चल रही है, जिसमें 6 क्लासें पहले हो चुकी है। आज 7वीं क्लास होने वाली है और पहले अध्याय को हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। चाहे आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो, कंपटीशन के विद्यार्थी हो, आप मैं जो बताता हूँ साथ में नोट्स बनाते रहिए, अंडरलाइन करते रहे और लिखते रहे, जिसकी वजह से आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और रिवीजन भी होता रहेगा। यानी पूरी क्लास होते ही पूरी क्लास का एक पूरा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। यानी छोटे छोटे क्लासों में टुकड़े के रूप में आपको मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहला पार्ट कंप्लीट होता है, पहले पार्ट का पूरा आपको एक साथ वीडियो मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं आज की। आज प्राचीन सत्ता के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन सत्ता यानी जो चित्र दे रखा है आपको, चित्र में देख सकते हैं पुरोहित का चित्र दे रखा है। प्राचीन सत्ता हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसा कि मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन मिले हैं बहुत सारे, मोहरे मिली है, बाट तथा ईंटों से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण बात यह कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, यानी ईंटों का उत्पादन अलग अलग जगह होता था। जैसे जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी, यानी ईंटें अलग अलग नहीं थी। ईंटें जम्मू से लाकर गुजरात तक समान अनुपात यानी एक जैसी ईंटें थी। इसका मतलब एक जैसी व्यवस्था रही होगी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी, यानी अलग अलग कारणों से बस्तियां अलग अलग जगह स्थापित हुई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। यानी श्रम यानी बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता होती थी चबूतरों बनाने के लिए और दीवारें बनाने के लिए। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता है, इकट्ठा करता है, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। प्रासाद तथा शासक की बात। प्रासाद का मतलब होता है महल, और शासक यानी महल कौन बनाते थे, महल में कौन रहता था, शासक वर्ग कौन होते थे, उनके बारे में बात करते हैं डिटेल से। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं, पता नहीं चलता है कि राजा था या नहीं था। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। यानी मोहनजोदड़ो से वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को एक भवन मिला है जिसको उन्होंने कहा है कि प्रासाद, यानी हो सकता है राजमहल रहा हो जिसमें राजा रहा हो, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यानी पत्थर की मूर्ति जो अभी आपने देखी है पुरोहित राजा की, यानी राजा जो था उसकी संज्ञा दे रखी है। आज भी प्रचलित है मूर्ति। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्व मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। यानी जैसे मेसोपोटामिया में शासन चलता हो सकता है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही चलता हो। यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 23, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है। यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते थे, धार्मिक कार्य, वो अभी तक पता नहीं चला है। नहीं जानने के साधन उपलब्ध है। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी? अब ये पता नहीं है कि राजनीतिक सत्ता किसके पास होती थी। कुछ पुरातत्वविद यानी इतिहासकार इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ कहते हैं कि शासक थे और कुछ कहते हैं कि शासक नहीं है, तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी सब बराबर थे। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, राजा अलग था और साधारण व्यक्ति साधारण था। लेकिन सभी कहते हैं कि नहीं, सभी व्यक्ति समान मिलकर शासन करते थे। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा होते थे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक राज्य ही था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता हो। नियोजित बस्तियों
साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदायों का इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते रहे होंगे। यानी एक साथ निर्णय नहीं लिए होंगे राजा महाराजा, ऐसी कोई सभ्यता रही होगी। अब अंतिम जो टॉपिक की बात करते, सभ्यता का अंत। इतनी बढ़िया सभ्यता जिसके अंदर राजा महल, विभिन्न प्रकार की नालियां, डिजाइन से बनाए हुए कारीगर वस्तु, मृदभांड थे, ये सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई, सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। साक्ष्य मिले हैं सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले तक चोलिस्तान यानी पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। यानी बहुत सारे विकसित हड़प्पा स्थल जी उनको त्याग दिया यानी छोड़ दिया, कि उसका कारण क्या था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। यानी पाकिस्तान वाले इलाके को छोड़कर वो भारत वाले इलाके में आने लगे थे। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। यानी उत्तर हड़प्पा, उत्तर यानी बाद में, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में विकसित हुई सभ्यता, वो सभ्यता कुछ समय तक और विकसित रही। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु, जैसे बाट बदल गए, मोहरे बदल गए, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। बाट अलग हो गए, मोहरे अलग हो गए, और विशिष्ट मन के जो बनते थे वो समाप्त हो गए। विशिष्ट मन के जो बनाने का कार्य था वो समाप्त हो गया। लेखन और लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प शिक्षा भी समाप्त हो गई। अब लिखने का काम बंद हो गया, और शिल्प शिक्षा यानी पत्थर की जो वस्तुएं बनाते थे वो भी समाप्त हो गया। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल का प्रयोग लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, यानी घर बनाने की तकनीकें धीरे धीरे कम होने लगी। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया, यानी बड़ी सार्वजनिक जैसे चबूतरे वगैरह बनाने बंद हो गए। कुल मिलाकर पुरावस्तु तथा बस्तियां इन संस्कृति में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा जाता है। उत्तर हड़प्पा में ग्रामीण संस्कृति, जबकि हड़प्पा सभ्यता में शहरी संस्कृति थी। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते थे शहरी संस्कृति, उत्तर हड़प्पा यानी बाद में जो विकसित हुई थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। अब ये परिवर्तन कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले नक्शे की बात करते हैं। ये स्थान दे रखा है, सिंध जो दे रखा है पाकिस्तान के अंदर है, रंगपुर गुजरात के अंदर यानी भारत के अंदर है। उत्तरवर्ती सिसवल जो दे रखा है ये राजस्थान के पास में उत्तर प्रदेश के आसपास दे रखा है। ये समाधान एज यहाँ पे जुकर जुकर संस्कृति यानी ये बिल्कुल ये राजस्थान के किनारे और पाकिस्तान से मिलती जुलती। इधर अरब सागर देख सकते हैं नक्शे के अंदर आप। अब ये परिवर्तन, इतने सारे परिवर्तन हुए कैसे, इस विषय में कई व्याख्या दी गई। इनमें जलवायु परिवर्तन, कुछ वैज्ञानिक इतिहासकार बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन अचानक हो गया हो, या फिर वनों की कटाई हो गई हो, या फिर अत्यधिक बाढ़ आ गई हो, या नदियों का सूख जाना, या गर्म या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग। ये सारे कारण ही अलग अलग इतिहास का, लेकिन अभी तक एक तरह से एक कारण पता नहीं चला है। अलग अलग कारण अलग अलग इतिहासकार बताते हैं जिसकी वजह से सभ्यता अपने आप समाप्त हो गई। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। कुछ बस्तियां समाप्त हो सकती है, लेकिन पूरी सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई, इसका प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मोहरों लिपि, विशिष्ट मन को, मृदभांड के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन के तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिला है कि उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों में विकसित के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी ये सत्र समाप्त हो गया, उसके बाद नए सत्र बसने के लिए सहस्त्राब्दी एक शताब्दी लग गई नए स्थान पर बसने के लिए। एक आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। डेड लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परवर्ती है। वह बिंदु जहां एक गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली है। ये सभी बहुत बुरबुरी अवस्था में थी। यह धड़ यानी धड़ जो शरीर का हिस्सा होता है, पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों के आधार पर आधारित है। जॉन मार्शल ने जो खोज की थी, जॉन मार्शल के अनुसार किताब लिखी है मोहनजोदड़ो एंड द सिविलाइजेशन 1931 से उद्धृत। तो आपके प्रश्न बनता है कि जॉन मार्शल ने कौन सी किताब लिखी थी। तो जॉन मार्शल एक इतिहासकार रहे हैं, अंग्रेज इतिहासकार, जिन्होंने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन ये किताब लिखी है। उसके बाद 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग में 16 लोगों के अस्थि पंजर तथा उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने थे। यानी यहाँ पे खुदाई में 1925 के आसपास बहुत सारे
अस्थि पंजर के साथ साथ आभूषण भी मिले हैं। बहुत समय बाद 1947 में REM व्हीलर ने, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिसको आपने लिख लिया होगा। और दूसरा प्रश्न बनता है 1947 जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो REM व्हीलर। इसको अंडरलाइन करके कॉपी में लिख ले। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यानी बता रहे हैं कि ऋग्वेद में भी ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मिलता है। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है पूर्व का मतलब होता है प्राचीन, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता का संबंध ऋग्वेद से जोड़ते हैं, जिसके अंदर पूर्व यानी इंद्र को भी कहा जाता है, पुरंदर, तो इंद्र से संबंध जोड़ते हैं। ये दुर्ग कहाँ है या थे? पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र थे, मिथक यानी झूठे। हड़प्पा में हाल ही में उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया। या हम मुख्यतः अनार्य, आर्य एक होते थे आर्य और एक अनार्य, जो विदेशी प्रजातियां होती थी, प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें हम प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदी की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई हो सकता है? जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास ने इसे कमजोर कर दिया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोगी नहीं हो सकता। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। यानी कुछ न कुछ युद्ध वगैरह आक्रमण कुछ हुआ था, जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो जैसी इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। इन बहुत सारे मानते हैं कि हो सकता है इंद्र ने कोई आक्रमण किया, जिसकी वजह से सभ्यता समाप्त हुई। REM व्हीलर 1946, एशियन एंड इंडियन 1947 से उद्धृत। उसके बाद 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले हैं जहां सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। हालांकि इनमें से दो निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली वे इंगित करती है कि वे अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। शहर के अंतिम काल के संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी जॉर्ज डेल्स ने सारी परिभाषाएं बदल के रख दी। और GF डेल्स द मिथिकल मैसेकट एट मोहनजोदड़ो, यानी इस व्यक्ति ने जॉर्ज डेल्स जो है, इसने किताब लिखी थी द मिथिकल मैसेकट एट मोहनजोदड़ो, 1964 से इस किताब से लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों पर सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह उलट देता है। यानी अलग अलग इतिहासकार अपने अपने अनुभव बताते हैं। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, कब की, किससे की, उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण संदर्भ में किया है। इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। यानी सभ्यता की खोज किसने की, कैसे पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता बसी हुई है। जब हड़प्पा सभ्यता शहर नष्ट हो गए तो धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों यानी शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तु का अर्थ लगाया जाएगा। यानी अपरिचित वस्तुएं क्या है। अब ये जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर, या आप कॉपी में नोट कर ले और इसको लिख ले आराम से, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। कनिंघम का भ्रम। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, यानी खुदाई का काम किया। तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित साक्ष्यों यानी साहित्य अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यानी कोई लिखी हुई बात हो उसके आधार पर खुदाई करते थे। हर कहीं थोड़ी खुदाई कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ मिलने की संभावना वहीं खुदाई करते हैं। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। यानी डायरेक्टर जनरल की रुचि थी कनिंघम की, जिसकी वजह से उसने खुदाई आरंभ करवाई।
आरंभिक बस्ती की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप शब्द जहाँ पे भी आता है वहाँ भारत की बात की जाती है। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री यानी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा, यानी ऐसे चीनी बहुत से यात्री हैं जैसे वेनसांग सिंह फाइया ने जो भारत के अंदर आए थे, उन्होंने छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया, यानी उन्होंने कुछ किताब लिखी थी, उनकी जानकारी प्राप्त की। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखों का संग्रहण किया, प्रलेखन किया, इन दोबारा लिखा, अनुवाद किया। उनका उत्खनन के समय में ऐसी पुरावस्तु को खोजने का प्रयास करते हैं जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी कि आखिर यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, जानकारी उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया। ये कनिंघम की जो खुदाई की गई उसमें कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर का रेखा चित्र, ज्ञात मोहर ये चित्र दे रखा है एक, और यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो ये ज्ञात मोहर है जो कनिंघम ने खुदाई में प्राप्त की है। उसके बाद आगे बात करते हैं हड़प्पा जैसी पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयोग नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी है, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि पुरावस्तु कितनी प्राचीन है। यानी कनिंघम भी ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाए कि सभ्यता के अंदर जो वस्तुएं मिली वो कितनी पुरानी है। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी, उन्होंने मोहर पर ध्यान दिया तो उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। यानी प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ ये हुआ था। यानी ऐसा मानते हैं कि भारत के अंदर गंगा घाटी के अंदर जो शहर है वहां से भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। यानी हड़प्पा के महत्व को ऐसा नहीं कि समझने में चूक गए, लेकिन वो भी सही तरह से जानकारी का अनुमान नहीं लगा पाए। उसके बाद आगे बात करते हैं एक नवीन प्राचीन सभ्यता, यानी कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली। यानी हड़प्पा मोहरों की खोज दयाराम साहनी ने की जी, निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने। राखालदास की जगह कहीं कहीं पे आपको आर डी बनर्जी भी मिलेगा, तो आर डी बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी एक ही व्यक्ति का नाम है। ये दोनों पुरा स्थल एक ही पुरा स्थल संस्कृति के भाग थे और इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। इसको आप अंडरलाइन करके लिख ले कि सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण की खोज की किसने की पूरे विश्व में 1924 में, तो जनरल डायरेक्टर ने। 1924 के आसपास भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल कौन था, जॉन मार्शल था। जैसा कि एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं, और एस एन राव की जो किताब है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी मार्शल ने जहाँ पे खुदाई की थी वो 3000 साल पहले सभ्यता विकसित हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरावस्तुओं में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरा स्तर पर मिली मुहरें जैसी पर तब तक पहचानी जा सकी मुहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी है कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। यानी हड़प्पा सभ्यता लगभग जिस समय मेसोपोटामिया विकसित हुई मिस्र के अंदर, उस समय हड़प्पा सभ्यता भी विकसित हुई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन वाला काल था, क्योंकि इस समय हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। यहाँ से भी अनुमान लगा कि आप महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में लिख ले कि पहले भारतीय पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे, जॉन मार्शल। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। यानी यूनान और क्रीट में उन्होंने इससे पहले खुदाई की थी, जहाँ का अनुभव उनको भारत में प्राप्त हुआ। अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। कनिंघम की तरह खोज थी, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट जॉन मार्शल का था, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे खुदाई का काम करवाया। बात करते हैं पुरा स्थल टीले स्तर। पुरातात्विक पुरा स्थल वस्तुओं और संरचना के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं, भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण होता है, उन्हें टीला कहा जाता है। टीला यानी ऐसा ऊंचा स्थान जहाँ पे लोग लगातार रहते हैं और वो भूमि ऊंची होती जाती है।
अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन वस्तुओं में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है, यानी यहाँ से जो वस्तु मिली इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सभ्यता विकसित हुई थी। ये स्तर एक ही दूसरे से रंग, प्रकृति और इनसे मिली पुरावस्तु के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों जिन्हें बंजर स्तर यानी जहाँ पे न तो लोग रहते हैं न कोई वस्तु का उत्पादन होता है, जिनको त्याग दिया जाता है यानी छोड़ दिया जाता है यानी परित्यक्त कर दिया जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तु को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता चल जाए, यानी जो सभ्यता जितनी नीचे है वो उतनी पुरानी, जो सभ्यता जितनी ऊपर है वो उतनी नहीं है। उससे आगे बात करते हैं एक छोटे टीले का स्तर विन्यास, यानी टीला दे रखा है उसका स्तर विन्यास ध्यान से देखने पता चलता है, यानी अलग अलग प्रकार से। ये सबसे नीचे वाला भाग है, इससे ऊपर वाला भाग है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ से खुदाई का काम चल रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं मार्शल पुरावस्तुओं के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी कई एक इकाई विशेष रूप से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। अब कुछ नई तकनीकी तथा प्रश्न की बात करते हैं। नई तकनीकी तथा प्रश्न 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने इन समस्या को निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे REM व्हीलर, जिन्होंने खुदाई का काम करवाया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा सा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप यानी भारत के विभाजन पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थलों में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यानी अधिकतर सभ्यता पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चली गई, लेकिन उससे पहले वो भारत का हिस्सा थी। इस कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ जो वर्तमान गुजरात में है, व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई है तथा पंजाब और हरियाणा जो भारत के अंदर है किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा सभ्यता की स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है, लोथल जो गुजरात के अंदर, राखीगढ़ी जो हरियाणा के अंदर है, हाल ही में हुई धोलावीरा की खोज, धोलावीरा जो गुजरात के अंदर, वहां से हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है, यानी भारत के अंदर ये नए नए स्थानों की खुदाई की गई। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरा स्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं, उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरा तत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्तरों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे, यानी खुदाई का काम लगातार जारी रहा और वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने का सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल व्हीलर क्या कहता है? आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते हैं। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में लिखा है, मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। रात के समय जा रहे थे। अपने चिंतन सहकर्मी की इस चेतावनी की कि हमें अपने निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना। इसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, यानी सुबह सुबह करोगे गर्मी के मौसम में ठीक रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वे बाद के प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की भीड़ से अनगिनत सियारों की रात को हवा को छींटती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए और हम सो गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर में ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले पर देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद मेरे घबराते हुए कर्मचारीगण में सूर्य की तेज रोशनी में कुदाली और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझे, यानी
सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के, क्योंकि गर्मी के मौसम गर्मी लगती है जिसकी वजह से खुदाई का काम इन्होंने किया था। माई आर्कोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान से उद्धृत यानी किताब, ये किताब जो है इसको आप अंडरलाइन करके लिख ले। किताब किसकी है? R.E.M. व्हीलर की माई आर्कोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 से उद्धृत इस किताब से। और अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है, ये अगली क्लास में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद पूरा बड़ा वीडियो आपको, पूरे अध्याय का एक ही वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करें कक्षा 12 के इतिहास विषय के बारे में। इतिहास विषय की पहले 7 क्लासें हो चुकी है, 8वीं क्लास आज होने वाली है। पहला अध्याय आज समाप्त हो जाएगा और हम इतिहास को पूरी तरीके से इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न कंप्लीट हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। आज बात करेंगे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, जो 11वां टॉपिक है पहले अध्याय का, इसके बारे में बात करेंगे कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या क्या है। जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तु बच जाती है वे है पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। यानी सारी वस्तु खत्म हो जाती है, लेकिन पत्थर, पक्की मिट्टी और धातु की जो बनी सामग्री है वो हजारों सालों तक जमीन में दबी हुई, और जब खुदाई होती है तो बाहर निकल सकती है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं पुनः चक्रित की जाती थी। यानी टूटी हुई वस्तुएं हम खुद ही फेंक देते, और पुरानी सामग्री ऐसी होती जो दोबारा काम में आ जाती, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसी पहले भी करते थे। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती थी, यानी अच्छी अवस्था में, वो अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं हो गई। अन्य शब्द हम कुछ खोजे प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती थी, यानी कभी कभी कोई बिना प्रारूप के यानी संयोग से मिल जाती थी खुदाई में वस्तुएं। अब खोजों का वर्गीकरण की बात करते हैं। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल और उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण कोई पुरावस्तु एक औजार है या आभूषण या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। यानी जो इतिहासकारों को खुदाई में जो वस्तु मिलती है उनको वो पता लगाना पड़ता है कि ये औजार थे, कोई काम करने में प्रयुक्त होते थे, या फिर आभूषण पहनने के रूप में, या फिर दोनों के रूप में, या फिर अनुष्ठानिक यानी कोई विशेष प्रयोजन पे पहनने वाले आभूषण थे। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्किया, पत्थर के फलक, पात्र इत्यादि इसके उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या भट्टी में, कहाँ से कौन सी सामग्री मिली, ये भी अनुमान पता लगाता है कि कौन सी सामग्री कहाँ प्रयुक्त की जाती थी। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन कपास के कपड़े बनाते नहीं बनाते, ये जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पा मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविद यानी इतिहासकारों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वो मिली थी मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में, यानी ये सामग्री मेसोपोटामिया से मिलती जुलती थी। व्याख्या की समस्याएं, पुरातत्वविद व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता है कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित से लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषण से लदी हुई नारी की या आभूषण से लदी हुई नारी की मृण मूर्ति यानी एक मूर्ति, या आभूषण से आप चित्र देख सकते हो, आभूषण से लदी हुई नारी की, जिनमें कुछ शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल है। इन्हें मातृदेव की संज्ञा दी गई। हो सकता है इन्हें मातृदेव के रूप में पूजा जाता हो। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिन्हें में उन्हें एक मानकीकृत मुद्रा के रूप में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया, जैसे पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया। अन्य दृष्टांतों में संरचना को अनुष्ठानिक महत्व का माना जाता है। इनमें विशाल स्नानागार अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता हो ऐसा माना जाता है। कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियात, इसको आप अंडरलाइन करके लिख ले। यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं यहाँ से? व्याख्या की समस्या इससे कि
जो विस्तृत आभूषण से लदी हुई नारी की मृण मूर्ति मिली है उसको मात्र देवी के रूप में पूजा जाता था। मात्र देवी के रूप में पूजी किसको पूजा जाता था, या पुरुष को या महिला को, तो महिला को पूजा जाता था। और पुरुष के रूप में पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। इसके अलावा विशाल स्नानागार और वेदिया कहाँ से मिली है, तो वेदिया कालीबंगा और लोथल से मिली है। कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और लोथल जो गुजरात के अंदर है, यहाँ से हवन यज्ञ करने की वेदिया प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए। ये मात्र देवी की मूर्ति मिली है, देख ही चुके हो आप। उसके बाद मोहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं कि परीक्षण से धार्मिक आस्था और प्रथा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ मोहरें मिली है, कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे हैं। मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत यानी प्रकृतिक पूजा करते होंगे। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सिंग वाला जानवर, जिसे आमतौर पर एक सिंगी कहा जाता है, एक सिंग वाला जानवर भी मिला है। और कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं कुछ मोहरों पर आकृति, जिसे पाल्टी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया और कभी कभी जैसे जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है कि आद्य शिव या अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तु को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी आद्य शिव के रूप में पूजा की जाती है और लिंग के रूप में भी यहाँ पे पूजा होती थी। ये चित्र में देख रहे हो आप, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए आद्य शिव की मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, तो ये मुद्रा के अंदर बनी हुई दिख रही है। इसके अलावा हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्व ज्ञात से अज्ञात, यानी चीजें ज्ञात है ज्ञात से अज्ञात की तरफ और बढ़ते हैं और वर्तमान से अतीत की ओर, यानी वर्तमान जो चल रहा है उससे पीछे की ओर जाते हैं। ये नीति पत्थर के चक्की तथा पात्रों के संदर्भ में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में आद्य शिव संदिग्ध लगती है। आद्य शिव की मूर्ति संदिग्ध लगती हो सकता है वो शिव के रूप में पूछते हैं यानी पूछते हो। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की गई 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, यानी ये आपके इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है जो दूसरे अध्याय में भी है कि ऋग्वेद की रचना कब की गई, 1500 से लगाकर 1000 ईसा पूर्व, पहले ईसा पूर्व यानी उल्टी गिनती। ऋग्वेद के अंदर भी रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है, ये आप देख चुके हो। उसके बाद जो बाद में पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है, सहस्त्राब्दी अध्याय 4 में अपन देखेंगे आगे, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति सामान्य रूप से जानवर और विशेष रूप में मवेशियों के स्वामी और न ही योगी के रूप में दिखाया गया। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ऋग्वेद में जो रुद्र यानी भोलेनाथ शिव का जो चित्र दे रखा है उनसे मेल खाता है, कुछ कहते नहीं खाता है। कि फिर क्या ये कोई शमन था, या जैसे कुछ विद्वान अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके की बात करते हैं। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादू और इलाज की शक्ति होने के साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने में सामर्थ्य का दावा करते हैं। यह अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। और मोहरे और लिंग कैसे होती थी आप देख ही सकते हो। मोहरे यहाँ पे मिली हुई है और लिंग यहाँ पे जो बने हुए हैं, ये पत्थर के आप लिंग देख चुके हो। उसके बाद सबसे आरंभिक उत्खननों में से मेक इन पत्थरों के विषय में ये कहते हैं कि लाजवर्द मणि, जिस पर चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंखों जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे, जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, को लिंग माना गया। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेलने वाले खेलों में होता था। अर्नेस्ट मैके की अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किताब से उद्धृत है। तो ये अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। इतने दशकों में पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि रही हड़प्पा अर्थव्यवस्था के बारे में हम अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। इस सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में ये स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़ जाने की स्थिति में हम कितना जान पाते यदि एक द्विभाषिक अभिलेख, द्विभाषिक मतलब 2 भाषा में लिखे हुए अभिलेख जो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। इसके पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध है। विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी। साक्षरता कितनी व्यापक थी, यानी पढ़े लिखे कितने थे। हड़प्पा कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती। स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित थे, यानी महिला पुरुष संबंधित प्रश्न पे भी इतिहासकारों को कंफर्म नहीं है, पता नहीं लगा पाए। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी, यानी बर्तन बनाने का महिलाएं करती थी, या फिर उन्हें रंगने का काम महिलाएं करती, जैसे कि आजकल। दूसरे शिल्पकारियों के क्या कार्य थे, नारी मूर्तियों का उपयोग था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया और ये भविष्य में होने वाले कार्य की ये पूरी तरह से एक नया क्षेत्र है। ये आप देख सकते हो पक्की मिट्टी की
खिलौना गाड़ी यानी पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसका मतलब ये है कि बैलगाड़ी उस जमाने में होती होगी जो बैलों के द्वारा हंकाई जाती थी। तो इस चित्र को देखकर पता चलता है कि उस जमाने में हो सकता है बैल भी रहे हो। ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। ये एक हड़प्पाई शवाधान मिला है। शवाधान जहाँ पे शव को दफनाया जाता था, ये शवाधान मिला है। चित्र के अंदर आप देख सकते हो ये शवाधान। इसके पास सामग्री भी मिली है बहुत सारी। ये पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके शॉर्ट में नोट्स बना ले। नोट्स बनाने के बाद आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। शॉर्ट में नोट्स बना ले जो आपके एग्जाम के समय में एक तरह से रामबाण का काम करेंगे। और अभी तक जो हुई है 7 से 8 क्लासें, आठों क्लासों का एक ही वीडियो आपको अलग से उपलब्ध हो जाएगा और एक एक दिन रोजाना क्लासें चलती रहेगी। अब हम अध्याय 2 की बात करेंगे। अगला अध्याय 2 है राजा किसान और नगर। ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।